A ratio is the comparison between two quantities with the same units. A ratio is the comparison between two quantities with the same units and is denoted by the sign is to, और यह साइन लगा लो। इस साइन को कहा जाता है इज टू और इसी से रेशियो को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अगले 5 मिनट तक कुछ नहीं लिखना, जब कहा जाएगा तभी आपको लिखना है। डेफिनेशन में लिखा है अ रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स। कहीं भी आपको दो क्वांटिटीज मिल जाए, दो वैल्यूज मिल जाए, इन दोनों को कंपेयर करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसी सिंपलेस्ट फॉर्म को इस टू साइन के साथ लिख दो। यही रेशियो है। एक बार फिर सुनो मैंने क्या कहा, कहीं भी आपको दो वैल्यूज मिल जाए, दो क्वांटिटीज मिल जाए, उन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस टू साइन के साथ लिख दें, यही रेशियो है। लेकिन हम जब भी किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं तो डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे मान लो किसी ने कहा 200 और 300 में रेशियो बता दो, तो जो दो क्वांटिटीज आपको दिए जाए उन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर दो। 200 बाई 300, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आता है 2/3। जो भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए उसी को इस टू साइन के साथ लिख दो, यही रेशियो है। तो हम ये कह सकते हैं 200 और 300 का रेशियो क्या है 2:3। लेकिन डेफिनेशन में एक और वर्ड आपने यूज किया, क्या लिखा है अ रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स। इसकी मीनिंग यह है जिन दो क्वांटिटीज में रेशियो हम डिफाइन करना चाहते हैं वह दोनों सेम यूनिट्स में ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया 5 रुपीज और 75 पैसे में रेशियो बनाओ। क्या डायरेक्ट रेशियो बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक रुपीज में और दूसरा पैसे में। कब तक नहीं बना सकते? जब तक ये सेम यूनिट्स में नहीं हो जाते। तो या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो। इजी है रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली। तो 5 रुपीज के कितने पैसे बन गए और ये एज इट इज। अब जो दो क्वांटिटीज आपको मिल जाए क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। 500 डिवाइडेड बाई 75, 25 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 20/3। जो वैल्यूज मिल जाए सिंपलेस्ट फॉर्म की उसी को इस टू साइन के साथ लिख दो, यही रेशियो है। तो यह कहा जा सकता है 5 रुपीज और 75 पैसे का रेशियो 20:3 का आता है। एक दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया 3 किलोग्राम्स एंड 700 ग्राम्स में रेशियो बनाओ। क्या डायरेक्ट इन्हें डिवाइड करके बनाया जा सकता है? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सेम यूनिट्स नहीं है। किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में। मान लो इसे मैंने लिख दिया 3000 ग्राम्स एंड अब तो ये सेम यूनिट्स में हो गए, डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 0000 से कैंसिल। अब तो कैंसिल होगा नहीं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है उसी को इस टू साइन के साथ लिख दो, ये रेशियो आ गया। तो रेशियो में हमें क्या करना है, जो भी दो क्वांटिटीज दिए जाएं डिवाइड करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसे इस टू साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दो, यही रेशियो है। क्लियर है स्टेप? आगे ध्यान दें। नॉर्मल केस में रेशियो के बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं जो आपको बताया भी जाएगा, लेकिन अभी कुछ एक हम यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। मान लो एक रेशियो में दिया जाता है 3:5। ध्यान से देखना, रेशियो में कभी भी किसी को भी डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान लो 3:5 का रेशियो है, किसी ने कहा +2 रेशियो में हमने डायरेक्ट एडिशन कर दिया 2 का, कभी नहीं किया जा सकता है, यह रॉन्ग अप्रोच है। रेशियो में डायरेक्ट कभी भी किसी का एडिशन नहीं होता। मान लो एक दूसरा एग्जांपल हमने यूज किया, 3:5 का रेशियो है, किसी ने कहा -1 -1, क्या किया जा सकता है? नहीं कर सकते,
रेशियो में किसी का सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता, रॉन्ग अप्रोच है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है। मान लो एक रेशियो में दिया जाता है 3:5, हमने यहां लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, ये करेक्ट अप्रोच है, किया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि जिससे भी आप मल्टीप्लाई करो वह सेम फिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक को 4 से, ये गलत है। एक को 2 से तो दूसरे को भी 2 से ही होना चाहिए, ये करेक्ट अप्रोच है। मीनिंग मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो। मान लो एक रेशियो बनता है 3:5 का, डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट अप्रोच। मीनिंग है सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हो रेशियो को, लेकिन सेम वैल्यू से भी एडिशन सब्ट्रैक्शन रेशियो में नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हमें मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना पोर्शन लिखो, आगे इसके बाद देखें। समझ में आ गया था? लिखो। समझ में आ रहे सारी स्टेटमेंट? लिख लिया यहां तक? समझ में आ गया सभी? क्या ठीक है? बस हो गया काम, रेशियो कंप्लीट। 50 क्वेश्चंस तैयार है सॉल्व करने के लिए। नहीं अच्छा लगा सुन के? भाई रेशियो मैंने बता दिया, डेफिनेशन भी बता दिया, डिनोट कैसे करते हैं वो भी बता दिया, कैसे यूज किया जाता है वो भी बता दिया, और वो कुछ प्रॉपर्टीज थे उल्टे सीधे वो भी बता दिया। बात खत्म, रेशियो कंप्लीट। चलेगा ये? नहीं चलेगा? ध्यान से सुनना, रेशियो एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है यहां तक, लेकिन ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट बैठे हैं, इन्होंने एंडेस क्या कहा कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, रेशियो मैं लिख भी लेता हूं डिजाइनर तरीके से, डिनोट भी कर देता हूं, सब कुछ सही है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएं? रेशियो तो आ गया समझ में, रेशियो के क्वेश्चंस को ऑपरेट कैसे करें, हमें उसका आंसर कैसे मिलेगा, ये जान लेने से तो नहीं होगा। मैं आपको बताने वाला हूं 5 ट्रिक्स, जिससे रेशियो के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे। रेशियो का जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, श्योर रहो इन 5 में से ही किसी ना किसी एक से कनेक्ट होंगे। तो इन 5 ट्रिक्स को देख लो, रेशियो के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये किसी बुक में दिए नहीं जाते, ऐसा नहीं सोचना कि बुक में सर्च करने लगे 5 ट्रिक कहां है। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूं, इससे सारे क्वेश्चन आपसे इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आप 5 टाइप्स कर सकते हो या 5 ट्रिक्स कर सकते हो, जो भी कहो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, हर एक का मैं एक एक 2-2 एग्जांपल्स दूंगा, तो इसलिए नोट डाउन पहले नहीं करना, सीख लो, इससे सारे क्वेश्चंस इजिली सॉल्व कर सको। चलो सुनते हैं। फर्स्ट है, रेशियो किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया एक कोई क्लासरूम है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। एक कोई क्लासरूम है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:2। इसकी मीनिंग ये कभी नहीं है कि क्लासरूम में बॉयज 3 हैं और गर्ल्स 2 हैं, कभी नहीं। इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, या रेशियो की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है वो समझो। इस क्लासरूम में अगर मैंने कहा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, तो इसकी मीनिंग
क्लासरूम की कंप्लीट स्ट्रेंथ को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 5 कहां से आए? 3 और 2 का एडिशन। 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसमें से 3 पार्ट्स बॉयज के हैं और 2 पार्ट्स गर्ल्स के हैं। एक्चुअल मीनिंग रेशियो की यही होती है। अगर किसी एग्जाम्पल में 7:3 का रेशियो दे दिया जाए, एक्स और वाई में 7:3 का रेशियो है, तो इसकी मीनिंग क्या है? कंप्लीट स्ट्रेंथ को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसमें से 7 पार्ट्स एक्स के लिए और 3 पार्ट्स वाई के लिए। यही इसकी एक्चुअल मीनिंग होती है। अब मान लो किसी इस क्वेश्चन में यह कहा गया इस क्लासरूम की स्ट्रेंथ 100 है। क्लासरूम की स्ट्रेंथ कितनी है? 100, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। तो एक्चुअल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं? सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखें ध्यान से। बॉयज की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए जितनी टोटल वैल्यू दी जाए, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इनका एडिशन इंटू 3 करोगे तो बॉयज के लिए आ जाएगी वैल्यू, और गर्ल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए 100 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? टोटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और इंटू 2 कर दो, तो ये गर्ल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां कितने हो गए? 60 एंड 40 आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो पहला ट्रिक हमें क्या मिला कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में टोटल दिया जाए और रेशियो दिया जाए, क्या मैंने कहा? टोटल दिया जाए और रेशियो दिया जाए, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हम बता सकते हैं इसी मेथड से, इसी ट्रिक से। समझ में आया? तो रेशियो से रिलेटेड फर्स्ट ट्रिक यह है कि अगर टोटल दिया जाए और रेशियो दिया जाए तो उनकी अलग अलग हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखो। मान लो 1000 रुपीज हमें डिवाइड करना था एक्स वाई में, और रेशियो 7:3 है, तो एक्स और वाई को कितने कितने मिले? 700, 300। आया कैसे इसे कैलकुलेट करने के लिए? एक्स की वैल्यू 1000 जितने टोटल है, ये टोटल वैल्यू है, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे? इनका एडिशन 10 इंटू 7 एक्स के लिए हुआ, और वाई के लिए डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, तो 700 और 300 आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहला ट्रिक यही है कि अगर टोटल दिया जाए और रेशियो दिया जाए और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो आप डायरेक्ट इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, पहला ट्रिक लिख लो दोनों एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तुमने लिख लिया है? बाहर धर्म होगा, बुलाना। धर्म बैठा होगा, बुलाना बुलाना। लिख लिया सभी ने? गर्म पानी देना, ठंडा नहीं, बुला। नोट डाउन कर लिया सभी ने? आगे चलें। सेकेंड ट्रिक क्या कहता है, ये सुनते हैं। मान लो, लिखना नहीं, रुक जाओ। हर एक ट्रिक के बाद टाइम सफिशिएंट आपको दिया जाएगा नोट डाउन करने के लिए। मान लो किसी क्वेश्चन में टोटल ना दिया जाए, केवल रेशियो ही दिया जाए और पूछा जाए कि एक्चुअल वैल्यूज क्या है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? देखो ध्यान से, यहां टोटल दिया गया था, रेशियो था, एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यूज हमने निकाल लिया। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि किसी क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, टोटल गिवन नहीं है, फिर भी मैंने पूछा एक्चुअल बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, फिर क्या करोगे? या ऐसे किसी क्वेश्चन में क्या किया जाएगा? ध्यान से सुनना, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर इसमें बॉयज की एक्चुअल वैल्यू जानना चाहते हो तो क्या लिख दोगे? 3x, और गर्ल्स की एक्चुअल वैल्यूज
2x, 3x and 2x are the actual values of boys and girls. तो सेकेंड ट्रिक ये कहता है कि अगर टोटल हमें नहीं दिया जाता, रेशियो के बेस पर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो डायरेक्ट उसको किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था. तो x से मल्टीप्लाई करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो गए. अब इसकी जरूरत कहां पड़ गई वो सीखते हैं. क्वेश्चन सुनते हैं. एक किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो, इफ इन ए फ्रैक्शन, मैं क्वेश्चन भी लिख ले रहा हूं, इफ इन ए फ्रैक्शन द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर 4:3, if 7 is added to the denominator, the fraction becomes 3:4. Find the numerator. हाँ जी, अच्छा 3:4 बोला था तो 3:4 लिख देते हैं. हाँ, ये क्वेश्चन है. क्या कहा गया क्वेश्चन में? एक किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो, न्यूमरेटर इज टू डिनोमिनेटर, कितना दिया गया? 4:3. ये दिया गया 4:3 दिया गया. अब इसमें कहा गया डिनोमिनेटर में 7 ऐड कर दिया गया. जरा सोचो, डिनोमिनेटर में हम 7 ऐड कर सकते हैं क्या? रेशियो में एडिशन होता है क्या? तो फिर एडिशन कब होगा? जब इनकी एक्चुअल वैल्यूज हमें मिलेंगी, तभी तो होगा एडिशन. 7 तो ऐसे ऐड नहीं कर सकते. ध्यान से सुनना, स्पेशली जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं. तो हमने अब किया क्या? हमने इसमें न्यूमरेटर की एक्चुअल वैल्यू मान लिया 4x है. भाई ये तो हम मान ही सकते हैं. डिनोमिनेटर की एक्चुअल वैल्यू हमने क्या मान लिया? 3x है. अब जब एक्चुअल वैल्यूज आ गए, फिर तुम किसी का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो अब हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया हमने? न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दिया और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया? 7 ऐड कर दिया. और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 3/4 के इक्वल हो जाना चाहिए. ये समझ में आया? बस बात खत्म हो गई. एक बात फिर समझो इसे. मैंने क्या कहा? यहां तक ठीक है. न्यूमरेटर की एक्चुअल वैल्यू 4x, डिनोमिनेटर की एक्चुअल वैल्यू 3x. अब मैं ये कह रहा हूं डिनोमिनेटर में 7 ऐड करना है. क्या इसमें 7 ऐड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है. भाई रेशियो में ऐड नहीं कर सकते थे, इसमें तो हो ही सकता है एडिशन. तो अब हमने क्या किया? ध्यान दो, 4x हमने एज इट इज रख दिया और डिनोमिनेटर में 7 ऐड कर दिया. तो डिनोमिनेटर तो 3x ही है, एडिशन तो हो ही सकता है. अब प्लस 7 कर दिया. और ये किसके इक्वल हो गया? 3/4 के इक्वल हो गया. बस बात खत्म हो गई. अब इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है. 16x इक्वल टू 9x प्लस 21. 9x को इधर ले आओ, 7x इक्वल टू 21. तो x कितना हुआ? भाई x 3 आ गया. जरा सोच कर देखो, अगर x 3 है तो न्यूमरेटर की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 12. और डिनोमिनेटर की एक्चुअल वैल्यू 9. हमसे क्या पूछा गया था? केवल न्यूमरेटर. तो आंसर हमारा 12 है. रिपीट करूं, समझ में आया? हाँ, x की वैल्यू को क्या करें? कम गरम है क्या? क्यों कम गरम है? थोड़ा सा ज्यादा करो. देखो इसमें डालो. सबसे सस्ता यही है मेथड. ठीक है. सबसे इजी मेथड. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए धरती पर इससे इजी मेथड नहीं है. ये अलग बात है किसी से देख कर लिख ले, वो अलग बात है.
इससे इजी मेथड वही है। और दूसरा ये बच्चों, मुझे मेथड भी तो बताना है। ये क्वेश्चन चलो हमने दूसरे तरीके से बता दिया, फिर तो दूसरा मेथड ही गायब है। और दूसरा मेथड अगर गायब हो गया तो फिर अगले क्वेश्चन में क्या करोगे? ठीक है, कर सकते हो, फ्री हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, लेकिन अभी यही मेथड सीख लो। चल, समझ में आ गया? हाँ जी। अच्छा, न्यूमरेटर तुमने 4x कर दिया और इसको 4y कर दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, ये देखो, मैंने कहा सेम क्वांटिटी से ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होना चाहिए, यही प्रॉपर्टी है। तो एक को x, दूसरे को भी x ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है? दूसरे का भी y लेंगे। चलो भाई, इससे रिलेटेड मैंने कहा था हर एक के दो एग्जांपल्स, तो एक दूसरा एग्जांपल भी देखो। अच्छा, ये जो मैं दूसरा एग्जांपल बताने वाला हूं, ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जरा ध्यान से सुनना, और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, आप में से हो सकता है पहले कुछ जानते हो। एक कोई बैग है, उस बैग में कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं, और कॉइन्स 1 रुपीज के हैं, 50 पैसे के हैं, और 65 पैसे के, 25 पैसे के हैं। किसके किसके कॉइन्स हैं? एक कोई बैग है, उसमें 1 रुपीज, 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स रखे हैं। कितने कितने कॉइन्स है पता नहीं, लेकिन कॉइन्स का रेशियो पता है। रेशियो दिया गया है 5:6:7 के रेशियो में है। किस रेशियो में है? 5:6:7। और टोटल उस बैग में 390 रुपीज है। तो पूछा यह गया कि 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे के कितने कितने कॉइन्स रखे हैं। क्वेश्चन क्लियर है? एक किसी बैग में 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे, क्यों साथ साथ लिख रहे हो? ना लिखो, रुक जाओ। एक किसी बैग में 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स रखे हुए हैं। कितने कितने हैं पता नहीं, कुछ कुछ हैं, लेकिन उनका रेशियो किस फॉर्म में वो पता है, 5:6:7 के रेशियो में रखे हुए हैं। और टोटल उस बैग में अमाउंट कितना है? 390 रुपीज है। तो पूछा यह गया, कभी कभी सिंगल का पूछा जाता है, कभी कभी तीनों का पूछ लिया जाता है। हम तीनों का कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं इससे आगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा चलो आगे सुनते हैं। बच्चों, टोटल अमाउंट हम निकालते कैसे हैं, जरा सुनते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल इनसे पूछा कि आपके पास 10 रुपीज के 5 कॉइन्स हैं और 20 रुपीज के 7 कॉइन्स हैं, तो टोटल कितना अमाउंट है इनके पास, कैसे बताओगे? इन्हीं को बताने दो, कैसे बताओगे? इनको बताने दो, तो हाँ बताओ। तो ये क्वेश्चन ठीक है? अरे रुक जा यार। हाँ। 10 रुपए के 5 कॉइन्स हैं और 20 रुपीज के 7 कॉइन्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ तुम्हारे पास? थोड़ा मुश्किल है, बताओ कितना है? मल्टीप्लाई करके प्लस ये करने के लिए कह रहे, देखते हैं सही है क्या। तो इन्होंने क्या किया, 10 रुपीज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं 5 से, हाँ 5 से, और प्लस 20 रुपीज को, यही करोगे कुछ और करोगे? सही है? तो 50 प्लस इक्वल्स टू, अरे वाह, ये सही बता रहे हैं। सभी यही करोगे, कोई दूसरा तरीका भी लगाओगे? अगर कोई हो तो बता सकते हो। ठीक है, यही ठीक है। अब यहां इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्या इस क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन है? नहीं है। 1 रुपीज के और 50 पैसे और 25 पैसे के कितने कितने कॉइन्स हैं पता नहीं है। हमने तो कॉइन्स का रेशियो दिया गया, तो एक काम कर लेते हैं, इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने इसको क्या किया, 5x, और ये बस काम खत्म हो गया। अब हम एग्जैक्ट ये कर सकते हैं, 1 रुपीज के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? 5x, 50 पैसे के और 25 पैसे के। बस अब टोटल अमाउंट कैसे निकलता है? टोटल अमाउंट बताओ तो। 1 रुपीज को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यही अप्रोच बगल वाला, प्लस 50 पैसे को किससे मल्टीप्लाई करोगे? और प्लस 25 पैसे को। और ये टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? 390 दिया गया है हमें। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो,
5x प्लस 3x प्लस 1.75x इक्वल टू 390। ये कितना हुआ? 9.75x इक्वल टू 390। तो x कितना आया? इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेटर यूज करो भाई। 40। x अगर 40 है तो 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? अरे 5x कॉइन्स ही तो थे, 200। और 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 240। और 25 पैसे के कितने हैं? हो गया काम। ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल अप्रोच। पीछे क्लियर है? हमने ये चेक कर लिया 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे के कितने कितने कॉइन्स हैं। रेशियो दिया गया था, हमने एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद यही अप्रोच लगा दिया जो इन्होंने बताया था, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और टोटल अमाउंट जो हम यहां निकाल रहे थे 190, यहां क्वेश्चन में ही गिवन है 390, इक्वेट कर दिया। एक्स की वैल्यू क्या थी, टोटल अमाउंट हमने अलग अलग बता दिया। हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे किया जाए बताओ? ठीक है, लेकिन बच्चे रेशियो क्वाइंस का दिया गया, टोटल अमाउंट का नहीं दिया गया। जैसे इसमें क्या था, टोटल दिया गया था 100 और रेशियो दिया गया था। टोटल अगर रेशियो दिया जाए तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन यहां क्या है, टोटल का रेशियो है क्या? नहीं, कॉइन्स का रेशियो है। तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ में आया? कोई क्लास क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, सेम न्यूमेरिक वैल्यूज, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखने दोनों। ये था सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप, सेकेंड ट्रिक कहो, सेकेंड टाइप कहो, जो भी कहा दो। क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? 390 समझ है? टोटल गिवन है तो 390 क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बैग तो कोई रखा नहीं है, नहीं तो समझाता है अच्छे से। एक कोई बैग है, तुम्हारा बैग है, उसमें कॉइन्स कुछ रखे हुए हैं, 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स हैं। कितने कितने हैं पता नहीं, रेशियो दे दिया गया 5:6:7 के रेशियो में, और टोटल उस बैग में 390 रुपीज हैं, ये बता दिया गया तुम्हें। तो पूछा यह गया कि तीनों के अलग अलग कॉइन्स कितने कितने हैं। अब समझ में आया क्वेश्चन? तो हमने ये देखा 1 रुपीज के 5:6:7। अब हम टोटल अमाउंट निकालते कैसे हैं? ये अप्रोच बगल में बताया मैंने एग्जांपल, जितने रुपीज होते हैं जितने कॉइन्स होते हैं। लेकिन यहां क्या कंफ्यूजन थी, ये तो रेशियो में थे कॉइन्स, तो हमने 5x 6x 7x मान लिया। कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब 1 रुपीज 5x, 50 पैसे 6x, 25 पैसे 7x, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इससे टोटल निकलता है और टोटल हमारे पास है, इक्वेट कर दिया, x कैलकुलेट हुआ और x से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आ गया। x कैलकुलेट हुआ, x 40 आया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 5x वाला पोर्शन अब क्या बन जाएगा 200, 6x वाला, और अभी नहीं समझ में आया? टोटल इनका एडिशन, अरे ये कॉइन्स का रेशियो है, कॉइन्स हैं ये कॉइन्स हैं। तुम सीट तुम्हारी सही है जहां बैठे हो? 1 रुपीज को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 पैसे को 240 से मल्टीप्लाई कर दो, और 25 पैसे को 280 से मल्टीप्लाई कर दो। जरा चेक करके देखो कितना आया। नहीं हुआ अभी, पहले सॉल्व करके तब बताओगे ना हुआ।
बहुत पहले मैं एक कार्टून देख रहा था, उसमें कुछ लड़के थे, वो घूमने जाते थे एक जगह, तो टीले पर जाते थे। वो जगह थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य एक राजा हुआ करते थे, बहुत अच्छा वो जस्टिस करते थे। तो जब लड़के आपस में खेलते थे तो उसमें एक लड़का ऐसा होता था, वो कहता था कि चलो अगर तुम लोग कुछ बदमाशी करोगे मैं इसका जस्टिस करूंगा। तो वो उसी पर जगह पर बैठ जाता था जहां उनकी डेड बॉडी थी बाद में, ठीक है, और वहां बैठने के बाद बड़ा सही जस्टिस करता था वो। तो ये इफेक्ट उसका खुद, और वो कहीं बाहर निकलता था तो नॉर्मल हो जाता था। उस सीट पर बैठने पर उसका दिमाग तेज काम करने लगता था। समझ में आई बात? उस सीट पर बैठते ही समझ में आई बात? किसका? चलो आगे सुनते हैं। ये दोनों तरीके समझ में आ गए? मिक्स नहीं करना दोनों को, दोनों अलग अलग है। किसका हो सकता है कि -240 कॉइंस? ठीक है, बैगी ऐसा लिया होगा। आगे चलें, लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? आगे चलें। थर्ड टाइप देखें, थर्ड टाइप क्वेश्चन में पोर्शन या पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे A:B का रेशियो मान लो दिया गया 4:3। A:B का रेशियो दे दिया गया है 4:3। ए का पोर्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है, पोर्शन या पार्ट्स, तो ए का पोर्शन हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल कितने पार्ट्स होने चाहिए? 7 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स, और बी का पोर्शन क्या हुआ? 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स। ये पोर्शन या पार्ट्स हैं। क्वेश्चन तुरंत रेज हुआ कि इसकी जरूरत कहां है? हम तो एग्जैक्ट वैल्यू यूज करते हैं, एक्स के बेस पर कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट करते हैं। ध्यान से समझना, इसकी जरूरत कहां पड़ती है? ट्रिक सीख लो। किसी ऐसे जगह जहां दो पार्ट्स को मिलाने के बाद खुद अलग ना कर पाए, वहां हमें पोर्शन या पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। बात ध्यान से समझना। एक किसी बॉटल में, मान लो इसमें वाटर है, कोई मिल्क मिला दिया, इतना मिल्क मिलाने के बाद इसको शेक कर दिया गया, उसके बाद इसमें कहा गया जिसने मिलाया उसे कहा गया मिल्क अलग करो। अलग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक क्लासरूम में बॉयज हैं, एक क्लासरूम में गर्ल्स हैं, इनको किसी प्रोग्राम में मिलाया गया, फिर कहा गया अलग कर दो, तुरंत इजली अलग हो जाएंगे। बॉयज इधर हो जाएंगे, गर्ल्स उधर, या गर्ल्स इधर बॉयज इधर। तो नॉर्मल केस में हम मिक्सचर के केस में अलग नहीं कर पाते जिन दो प्रोडक्ट्स को एक साथ मिलाया जाता है। और कौन कौन से हैं जिसमें हम अलग नहीं कर पाते? मिक्सचर है, या लिक्विड है, या एलॉय है। मान लो एक जिंक और कॉपर का है, जिंक और कॉपर अलग अलग है, इनको मेल्ट कर दिया गया एक साथ। हम मेल्ट करने के बाद जिसने मेल्ट किया उसको खुद अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है। एलॉय है कोई, एलॉय में भी अगर आपने मिक्स कर दिया मेल्ट करके, तो जिसने मिलाया वो खुद नहीं अलग कर पाएगा। ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड। पोर्शन या पार्ट जिसे हम थर्ड टाइप में डिस्कस करने वाले हैं, केवल इसके 4 टाइप्स क्वेश्चंस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? लिक्विड, मिक्सचर, मेटल या एलॉय। ये 4 टाइप्स क्वेश्चंस बनेंगे, लिख लेना। लिक्विड, मिक्सचर, मेटल या एलॉय। ये 4 टाइप्स क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? पोर्शन या पार्ट्स, जैसे हमने ये निकाला है। और पोर्शन या पार्ट्स निकालने का तरीका यही है। 4:3 है तो टोटल 7 पार्ट्स में से एक का पोर्शन 4/7 और दूसरे का पोर्शन 3/7। निकालने का तरीका यही होता है। इससे अधिक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे थर्ड टाइप क्वेश्चन में। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। और अच्छा, जिस एग्जांपल को मैं बता रहा हूं, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक एलॉय ए है, लिखना नहीं, समझना। एक एलॉय ए
इसमें मान लो जिंक और कॉपर का रेशियो 5:2 है। एक कोई एलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है? 5:2। एक दूसरा एलॉय है भी, उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो मान लो 3:4। इन दोनों एलॉय को एक साथ मेल्ट किया गया और उससे तीसरा एलॉय बनाया गया सी एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होना चाहिए, यह पूछा गया। सी एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होना चाहिए पूछा गया। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? दोबारा बताऊं, एक कोई एलॉय ए है, उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो कुछ है। बी एलॉय है दूसरा, उसमें भी जिंक और कॉपर कुछ है। इन दोनों को मेल्ट किया गया, तीसरा एलॉय बनाया गया सी एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है भाई, सी एलॉय में क्या उतने ही जिंक नहीं जाएंगे जितने ए और बी में है, और कॉपर भी उतने ही तो जाएंगे जितने ए और बी में है। इस एग्जांपल से भी क्लियर करो। एक कोई क्लासरूम, इसमें मान लो 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। एक क्लासरूम इसके बगल में, उसमें मान लो 30 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं। इन दोनों क्लासरूम के स्टूडेंट्स को एक साथ मिलाया गया और तीसरे हॉल में बैठाया गया, तो बॉयज और गर्ल्स उतने ही तो होंगे जितने इन दोनों में हैं, ऐड करके जाएंगे। तो जो बड़े हॉल में बैठेंगे बॉयज कितने बैठेंगे? 50, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 25 गर्ल्स, यही तो होंगे ना। सिमिलरली ए और बी अगर दो एलॉय है, दोनों को मेल्ट किया गया, तो मेल्ट करने पर सी एलॉय बनाया जाए तो उतने ही जिंक और कॉपर होंगे जितने इन दोनों में है। अब जरा देखते हैं ए एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होगा, जिंक और कॉपर का पोर्शन क्या होगा। अब बात जरा ध्यान से समझो, इसमें हम क्या निकालें? क्या एक्चुअल वैल्यूज निकालें? नहीं। क्यों नहीं निकालें? क्योंकि क्वेश्चन किसका है? एलॉय का है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए इसमें? पोर्शन या पार्ट्स, ये हमें ध्यान रखना है। तो ए का पोर्शन कितना हुआ, जिंक का पोर्शन कितना हुआ? एक मिनट, हाँ, जिंक का पोर्शन 5/7, 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स, और कॉपर का पोर्शन 2/7। बी एलॉय में जिंक का पोर्शन 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स, और कॉपर का पोर्शन, यहां तक ठीक है। जिंक सी में उतने ही जाएंगे जितने इन दोनों में हैं। तो सी एलॉय के लिए जिंक कितना हो गया? फॉर सी जिंक कितना हुआ? 5/7 प्लस 3/7, 8/7। और कॉपर कितना हुआ? 2/7 प्लस 6/7। इनका रेशियो क्या होना चाहिए? जिंक इज टू कॉपर 8/7/6/7, 7 कैंसिल, 8/6 4:3। समझ में आया? रिपीट किया जाए। अब ये समझ में आ रहा है हमने इसमें पोर्शन क्यों यूज किया। इसके पहले तो हमने डायरेक्ट एक्स ले लिया था, यहां इसमें तो हमने एक्स नहीं लिया। यहां भी तो हम कर सकते थे एक्स टोटल अमाउंट ले लें, क्योंकि बात हो रही है किसकी? एलॉय की। एलॉय, मिक्सचर, मेटल या लिक्विड, इस क्वेश्चन में पोर्शन या पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी हमें। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छी तरह से? लिख लो इसे। क्या हुआ?
लिख लिया सभी ने? तुम्हारे समझ में आया? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है समझना? कुछ बताना है? चल, फोर्थ ट्रिक सुनते हैं। रेशियो को आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा, जिसमें पार्टनरशिप में बहुत सारे क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। एक कोई पार्टनर था 1/3 के साथ उसकी एंट्री हो गई, एक कोई पार्टनर 2/3 के साथ उसकी डेथ हो गई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में डिफाइन नहीं किया जाता। मान लो किसी क्वेश्चन में A/B, A/B/C, ये मैंने कहा 1/2:1/4:1/3, तो ABC का रेशियो बता दो। रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में डिफाइन नहीं किया जाता, ये सही नहीं है। रेशियो को हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ही होना चाहिए। तो कभी भी कहीं भी अगर आपको रेशियो फ्रैक्शन में मिलता है तो उसे आप तुरंत इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आता है इसका? 12। न्यूमरेटर कितना हुआ? 6:3:3। डिनोमिनेटर एक होने के बाद जो इसका न्यूमरेटर का पार्ट बनता है वही एबीसी का रेशियो मान लिया जाएगा। तो A/B/C कितना हुआ? 6:3:4। यही रेशियो है। समझ में आया? कहीं भी अगर फ्रैक्शन में आपको रेशियो दिया जाता है तो फ्रैक्शन में रेशियो को डिनोट नहीं करेंगे। इसका एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में जो पार्ट आता है वही रेशियो मान लिया जाता है। जो एलसीएम लिया जाता है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसे इग्नोर कर देंगे। एक एग्जांपल से और क्लियर करो। मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने पूछा, समझ में आ गया या? मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने पूछा इफ 4A equals to 5B equals to 6C, seven C, find the ratio of A/B/C। ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, जरा देखें। इस पूरे चैप्टर में रेशियो में, प्रपोर्शन में, लॉगरिथम में, इंडाइसेस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें कई क्वेश्चनों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सॉल्व करने का तरीका क्या? एक सीख ले, हर एक के लिए यही एप्लीकेबल है। जब भी आपको कई क्वेश्चनों की इंफॉर्मेशन दी जाए तो एक क्वेश्चन के मान लो। लेट ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो हमने टोटल मान लिया किसके इक्वल है? सी के। अब अगर टोटल के इक्वल है, इसके मीनिंग पहला भी के इक्वल हुआ, दूसरा भी के इक्वल हुआ, तो और तीसरा भी के इक्वल हुआ, 4A भी के इक्वल हुआ, 5B भी और 7C भी इक्वल हुआ। ये बात इतनी ठीक है? चलो, इफ 4A इक्वल्स टू के, देयरफॉर A इक्वल्स टू कितना हुआ? K/4। इफ 5B इक्वल्स टू के, देयरफॉर B इक्वल्स टू कितना हुआ? K/5। इफ 7C इक्वल्स टू के, देयरफॉर C इक्वल्स टू क्या हुआ? K/7। भाई अब ABC तो हमारे पास आ गया, लेकिन जरा सोच कर देखो, क्या ABC रेशियो में डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फ्रैक्शन में है। तो A/B/C डिफाइन करने के लिए K/4 K/5 K/7, इसमें से K बाहर कर लो और 4, 5, 7 का एलसीएम ले लो। कितना आता है 4/7 का? 140। न्यूमरेटर कितना हुआ? 35। न्यूमरेटर और क्या आया? 5 से डिवाइड करोगे और 7 से। अब
k बाई 140 इसको बाहर कर दो, और k बाई 140 बाहर करने के बाद क्या बचेगा? 35, 28, 20। एबीसी का रेशियो यही आ गया। के मैंने अभी कहा था कांस्टेंट टर्म जब भी मिले तो क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। k बाई 140 को इग्नोर कर दो, एबीसी का रेशियो 35:28:20, यही आंसर है। ठीक है, फिर भी बी तो रहेगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब अगला क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व नहीं होगा। इस पूरे की 3 to 4 मार्क्स अप्रॉक्स। नहीं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। ये समझ में आ गया? लिख लो इसे। समझ में आया? दोबारा बताया जाए। पहला ट्रिक क्या था, बताना तो। हाँ तुम बताओ तो। हाँ देखना नहीं है, इतने तेजी से बोल रहे हो, गजनी भी नहीं बोलता था। बताओ पहला ट्रिक क्या था? टोटल दे दिया जाए, रेशियो दे दिया जाए, तो एग्जैक्ट वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ये पहला ट्रिक था। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले फर्स्ट ट्रिक लगा दो। सेकेंड ट्रिक क्या था? रेशियो दिया जाए, टोटल ना दिया जाए, फिर भी एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, एग्जैक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरा क्या था? पोर्शन या पार्ट्स, और किस किस क्वेश्चन में? ये 4 टाइप्स क्वेश्चंस में ये अप्लाई होंगे। और फोर्थ क्या ट्रिक है? अगर रेशियो फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में यूज नहीं कर सकते हम, डायरेक्ट हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सीखते हैं। लिख लिया इसे? हाँ आराम से लिख लो। ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है ना। देखो सभी कह रहे हैं हाँ। समझ में आ रहा है? आगे चलें। क्या करने वाले हो? आज के लिए नहीं, ये ऐसा नहीं कहता। आगे चलें। लिख लिया सभी ने? हो सकता है एलसीएम नहीं, एक ही लेंगे एलसीएम, जो भी एलसीएम आ जाए। यहां मैंने क्वेश्चन जो लिया था इसमें भी एडिशन 7 बनता है, इसमें भी 7, डिफर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा सॉल्व करने के लिए, अप्रोच यही है। आगे चलें। चलो फिफ्थ ट्रिक देखते हैं क्या है। मान लो किसी क्वेश्चन में A/B का रेशियो दे दिया जाए, A/B इक्वल टू दे दिया गया 2:3।
ये जो लाइन से दिख रही है ये बीच में डालना, इस रेशियो ही है। ऐसा ना तुम लोग भी लाइन बनाते रहना ऐसे। पूछो रेशियो कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाना, ये अलग अलग है। वो मार्कर ही खिसक जा रहा है एक तरफ ही। चलो जी, और मान लो B/C का रेशियो 3:5 हो। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनता है A/B/C और दूसरा बनता है A/C। ध्यान से देखना, अगर हम B का पोर्शन देखें, B 2 बार यूज हुआ है, B की वैल्यू यहां क्या है 3, ध्यान से देखना, और B की वैल्यू यहां क्या है। जब दोनों B इक्वल ही है तो क्या जरूरत है कैलकुलेशन की, हम डायरेक्ट लिख दें A/B/C। क्या लिख लोगे 2:3 हो गया आंसर। और अगर A/C पूछा जाएगा 2:5। कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन तो वहां होगी जब दोनों डिफरेंट होंगे। कंफ्यूजन तो वहां होगी, मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया A/B 2:3, लेकिन अब यह कह दिया गया B/C 4:5, और कहा गया कि अब बताओ A/B/C क्या है। A/B/C और A/C, ध्यान से देखो, क्वेश्चन वही था पहले जैसा ही, क्या डिफरेंस है पहले से इसमें, वहां भी दोनों सेम था और यहां दोनों डिफर हो गए। ठीक है, इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ध्यान से देखना। बी को यहां हमने देखा, एक में B3 है और एक में B। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, एक जो सबसे इजी है वह देखें। हमें क्या करना था, इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, B इक्वल थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक काम करते हैं ना, B को इक्वल कर लेते हैं। B इक्वल कैसे होगा भाई, बड़ा आसान तरीका है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गए इक्वल। भाई इनके पास 50 रुपीज, इनके पास 100 रुपीज, इक्वल करने हैं, इनको 100 दे दो, इनको 50 दे दो, हो गए इक्वल। एक का है 3, एक का 4, 4 को 3 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टीज में बताया मल्टीप्लाई करने के लिए फ्री है। लेकिन एक कंफ्यूजन है, मल्टीप्लाई एक को नहीं कर सकते, करेंगे दोनों को। तो यहां जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी दोनों को और यहां भी दोनों को कर दो। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम ऐसे भी फ्री हैं। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 8:12, और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अब तो 12 मैच कर गया दोनों। अब ये उसी तरह से नहीं हो गया जैसे ये क्वेश्चन था। अब क्या लिख लोगे आंसर, 8 हो गया काम। और A/C क्या लिख दोगे 8:15। समझ में आया, दोबारा बताया जाए, नहीं हुआ क्लियर। अच्छा, यही अप्रोच अगर एक और पार्ट में दिया जाता तो भी यही एक्सपेंड कर लेते, A/B/C/D, तब भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो इसे लिखो। एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं, या पहले रुक जाओ देख लो तब आगे चलें। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे हमसे कहा गया A/B 2:3, B/C 4:5, C/D 10:7। A/B/C/D नहीं पूछा गया, डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता A/D बता दो। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अगर हमसे इस क्वेश्चन में यह पूछा जाता है A/B/C/D, फिर हम वही अप्रोच लगाते जो यहां लगाया गया। लेकिन A/D के केस में क्या करेंगे, शॉर्टकट लगा दो। जैसे क्या मैं इसे यह लिख सकता हूं A/B इंटू B/C इंटू C/D, चलेगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, A/D बच जाएगा। A/B की वैल्यू क्या है 2/3, 4/5, 10/7, चलेगा। चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से ये कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल होगा नहीं होगा, तो कितना बचा 4 2 8 2 16, और बाई 16:21 आंसर है। ये कब, जब डायरेक्ट A/D पूछा जाएगा। क्या बताओ,
A:B दिया गया, B:C दिया गया, C:D दिया गया। मान लो हमसे पूछा जाए A:D की वैल्यू क्या है। डायरेक्ट अगर A:D पूछा जाएगा तो सॉल्व करने का तरीका ये है, सबको मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। चेक करो, B कैंसिल, C कैंसिल, A/D तो बचेगा। ठीक है, लिख लो। मुश्किल है। रेशियो से रिलेटेड 5 टाइप्स क्वेश्चंस बनते हैं और वो ये रहे, यही 5 ट्रिक्स है। लर्न रहे, रेशियो के जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किसी भी बुक से करें, वह इन्हीं 5 में से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इन 5 ट्रिक्स को रिवाइज जरूर कर लें विद एग्जांपल्स, तब रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं रेशियो के आगे। अभी रेशियो कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था, प्रॉपर्टीज तो आगे हैं। वहां भी सुनो, ये लिख लिया। यहां तक लिख लिया सभी ने, प्रॉपर्टीज ऑन रेशियोज। फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके तुरंत बाद मैं रोक दूंगा। सेकेंड तब बताऊंगा जब सभी नोट डाउन कर लेंगे, तो पहले मुझे बता लेने दे, तुरंत लिखना भी है। अगर कोई एक रेशियो, लिखना नहीं, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा, इसलिए अभी मैं बता दूंगा। अगर कोई रेशियो H/B है, रेशियो के फर्स्ट पार्ट को एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकेंड पार्ट को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। तो कहीं भी अगर आपको रेशियो मिलता है तो इसके फर्स्ट पार्ट को क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट, और सेकेंड पार्ट को कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, QUNT। अब अगर मान लो किसी एक एग्जाम्पल में कहा गया हमसे, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एक कोई रेशियो है 3:5 का, 3:5 के रेशियो में एंटीसीडेंट कह दिया गया 12 है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या होना चाहिए? इफ द रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ 3:5 एंड एंटीसीडेंट इक्वल्स टू 12, देन कॉन्सिक्वेंट इक्वल्स टू, अंडरस्टूड है, एंटीसीडेंट को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया? तो रेशियो के एक वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्सिक्वेंट कितना हो गया? 20। अब लिख लो इसे, ये ऐसे ही लिख लो, अच्छा लग रहा है। या स्टेटमेंट फॉर्म में, इफ द रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ H/B, then first value is called antecedent, second value is called consequent, ये लिख लो। सेकेंड प्रॉपर्टी,
A:B का अगर कोई भी एक रेशियो दिया जाए, A:B का रेशियो दिया जाए, अगर इसमें किसी भी रेशियो में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को चेंज कर दिया जाए, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट की जगह पर और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह पर, तो उस नए रेशियो को इनवर्स रेशियो कहा जाता है। अगर A:B का कोई एक रेशियो दिया गया तो इसका इनवर्स B:A इज द इनवर्स रेशियो ऑफ A:B। ठीक, लिख लो। आगे चलें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो एक रेशियो में दिया जाता है A:B, एक दूसरा रेशियो दिया जाता है C:D। रेशियो के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर उन सभी पार्ट्स में एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दो और कॉन्सिक्वेंट को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो उस नए रेशियो को कंपाउंडेड रेशियो कहा जाता है। जैसे अगर इन दोनों के एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? AC:2। कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करोगे, AC:BD is the compounded ratio of A:B and C:D is the compounded ratio of A:B and C:D। एग्जाम्पल देखें, मान लो एक रेशियो में दिया जाता है 2:3, एक दूसरा रेशियो दिया गया 6:5, तीसरा रेशियो दिया गया 10:7। इनका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा? अब कंपाउंडेड रेशियो के लिए क्या करोगे? सभी के एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 6 × 10 डिवाइडेड बाई 3 × 5 × 7। यही तो होगा ना? जरा चेक करके देखो। 3 2 6, अब तो किसी से कैंसिल होगा नहीं, 5 2 यही होगा। तो क्या बचा? 8/7 मीनिंग 8:7। अब इस 8:7 को क्या कहोगे? कंपाउंडेड रेशियो। लिख लें इसे। ब्लैक पेन से जो लिखा है वो एग्जांपल है, और जो रेड पेन से लिखा है वो स्टेटमेंट है। लिख लिया? चलो आगे लिखते हैं। बहुत सारे। क्या हुआ बताओ? पता नहीं, लिखते जाओ, जहां रोक देंगे वहीं हो जाएगा कंप्लीट। तो मुझे भी नहीं पता कितने, लिखते चलो। कहां से गिरे? फाइव और है। हाँ, इसके बाद प्रपोर्शन। अच्छा एक बात, अब 1 घंटे की क्लास होने लगी क्या तुम लोगों की? इधर आ।
कितना टाइम लिखा है? 1 घंटा 5 मिनट। बस बैठो आराम से। बच्चों अभी 1 घंटे 5 मिनट की क्लास हुई है तुम्हारी, और जबकि टाइम है 11 2 घंटे की क्लास, तो ये तो जस्टिस होगा नहीं 1 घंटे में छोड़ दिया जाए। ठीक है, सुनो सुनो, पेरेंट्स भी कहेंगे जाता है कब पहुंचा जाता है पता ही नहीं चलता। अरे कुछ पढ़कर तो आओ, इसलिए बैठो तसल्ली से, देखते हैं। मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अगला स्टेटमेंट लिखो। कोई बात नहीं, दूसरे बस से जाएगा। लिखो स्टेटमेंट। क्या था, क्या मैं बोलने वाला था? द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड इटसेल्फ, स्टेटमेंट लिखें। द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड इटसेल्फ is called, the ratio of compounded itself is called duplicate ratio. The ratio of compounded itself is called duplicate ratio. लिख लिया? इसकी मीनिंग क्या है? लिखना नहीं। अब मान लो H2B का रेशियो कहीं भी दिया जाता है, अब H2B के रेशियो में इसी के साथ कंपाउंडेड, मीनिंग एक और रेशियो हम H2B लिखते हैं, तो जब इसके साथ कंपाउंडेड करोगे तो क्या मिलेगा? ए को ए से मल्टीप्लाई, बी को बी से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, मीनिंग ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एच टू बी। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर कहीं भी आपको कोई एक रेशियो का पार्ट दे दिया जाए, उसका होल स्क्वायर कर दोगे, वह डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कोई एक क्वेश्चन में दिया जाता 3:5, 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर, मीनिंग 9:125, नहीं 9:25, और 9:25 ये किसका डुप्लीकेट रेशियो है? 3:5 का। ये ध्यान रखना, ये 9:25 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो है। 9:25 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5। ठीक, लिख लो अभी से, जहां स्टेटमेंट लिखा था उसके नीचे दोनों लाइंस लिख लो। क्या करे समझ में नहीं आया? इसका नहीं आएगा? 9:25 को 9:25 को हम सिंप्लीफाई करेंगे ही क्यों? जरा सोचो, 9:25 को बुद्धि खराब है, क्यों करेंगे? कभी नहीं करेंगे। 9:25 का अगर उल्टा करना होगा तो करेंगे अंडर रूट। स्क्वायर का रिवर्स क्या होता है? अंडर रूट होता है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट, अच्छा सुन लेना, लिखना उसके बाद। हमने यहां क्या देखा? रेशियो H2B दिया गया था, स्क्वायर किया, डुप्लीकेट बना। अगर इसी का क्यूब कर दिया जाए तो ट्रिप्लीकेट बन जाता है। तो अगर रेशियो H2B दे दिया जाए, इसका क्यूब A क्यूब is to B cube is the triplicate ratio of H to B is the triplicate ratio of H to B। एग्जाम्पल सीखते हैं। मान लो एक हमें रेशियो दे दिया जाता है 3:4 या 3:5 ही रखो, या 2:3 रखो, इसको हटाओ, 2:5। हाँ, 2:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होना चाहिए? 2 क्यूब इज टू 5 का क्यूब 8 इज टू
8:125 ये ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका? 2:3 का। इज दैट ऑफ 2:5? नेक्स्ट, हमने क्या देखा दोनों स्टेटमेंट में? किसी एक रेशियो पर पावर 2 कर दे रहे हैं, डुप्लीकेट बन जा रहा है, पावर 3 ट्रिप्लीकेट। अगर उस पावर का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, पावर का रेसिप्रोकल, तो अगर H2B का रेशियो है, ध्यान से देखना, A⁻1/2 इज टू B⁻1/2, जिसे हम कहते हैं √A इज टू √B, इसे कहा जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। पावर 2 करोगे तो डुप्लीकेट, पावर 1/2 करोगे सब डुप्लीकेट, या अंडर रूट लर्न रखो, इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ H2B। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, मान लो किसी क्वेश्चन में पूछा गया 9:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? अब 9:16 के लिए क्या करोगे? √9 इज टू √16, 3:4, 3:4 is the sub duplicate ratio of 9:16। ये ठीक? पावर 2 डुप्लीकेट, पावर 1/2 सब डुप्लीकेट, पावर 3 ट्रिप्लीकेट, पावर 1/3 क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट। अगला स्टेटमेंट यही लिखते हैं, H2B का रेशियो A⁻1/3 मीनिंग क्यूब रूट B⁻1/3 is the sub triplicate ratio of H2B। क्लियर है स्टेटमेंट? इसका एग्जांपल अगर देखें, मान लो एक इंफॉर्मेशन हमें दी जाए 125 इज टू 27, इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होना चाहिए? तो 125⁻1/3 27⁻1/3 इक्वल्स टू 125 का क्यूब रूट 5, 27 का क्यूब रूट 3, 5:3 is the sub triplicate ratio of 125 is to 27। ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखें, if a quantity are increases or decreases, if a quantity are increases or decreases are in the ratio of H2B, of the ratio H2B, then यह फार्मूला लिख लें, न्यू क्वांटिटी इक्वल्स टू ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू B डिवाइडेड बाई A। ध्यान रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों केस में यह अप्रोच लगा दिया जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों केस में फार्मूला यही लगेगा। स्टेटमेंट यही लिखा है, इफ अ क्वांटिटी आर increases or decreases are in the ratio of H to B,
देन द न्यू क्वांटिटी इक्वल्स टू, ये लिख लिया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कोई पर्सन है, लिखना नहीं अभी, मान लो एक कोई पर्सन है जिसका वेट है 40 kg और वह अपना वेट 2:3 के रेशियो में इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? 2:3 के रेशियो में इंक्रीज कर रहा है। तो उसका न्यू वेट क्या होना चाहिए? अब न्यू वेट कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल वेट कितना है? 40। अब जो रेशियो है वो हमेशा H/B ही रहेगा, ध्यान रखना। न्यूमरेटर में हमेशा B जाता है, B मीनिंग सेकेंड वैल्यू जाएगी। सेकेंड वैल्यू यहां क्या है? डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 60 kg। और अगर ये डिक्रीज करता है तो भी फॉर्मूला यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, डिक्रीज करने में चेंज हो जाएगा, नहीं। अगर कोई एक पर्सन जिसका वेट है 60 kg या 100 kg मान लो, और वह पर्सन अपना वेट 4:3 के रेशियो में डिक्रीज करना चाहता है, तो इसका न्यू वेट क्या होगा? क्या होगा? अब 100 इंटू बी, यहां क्या है? 3 है, H/B में भी हमेशा सेकेंड रहेगा, और डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हुआ? 75 kg। कुछ तो कम हुआ, समझ में आ गया? तो ये नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, लिख लो पहले इसे, जाना नहीं है अभी। तो 100 किलो में बढ़ा रहा है वो वेट, कौन है बंदा? 100 kg जिसका वेट है वो बढ़ाएगा या कम करेगा? तो जाहिर सी बात है कम होगा ना। और जब दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, कुलदीप हाँ आ जाओ, जब दूसरी वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। भाई आप सभी का रिजल्ट निकला है तो कुछ रिफ्रेशमेंट तो बनता ही है, बनता है। तो इसलिए अच्छा, यहां तक सभी के समझ में आ गया? रेशियो आपका यहां फुल एंड फाइनल कंप्लीट है। रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले रजिस्टर के सारे स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन रिवाइज कर दें, हर एक टाइप के क्वेश्चंस और ये प्रॉपर्टीज। श्योर रहे, रेशियो के अगर आप क्वेश्चंस करते हैं, कोई एक्सरसाइज किसी बुक से ले लें, अगर आप 50 क्वेश्चंस करेंगे तो शायद ही 2-3 आपके डाउट बनेंगे, अदरवाइज डाउट्स नहीं बनेंगे। अगर इसे रिवाइज करके किया तो, अगर उसके बाद भी डाउट बनते हैं तो आप डाउट जरूर नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लें। डाउट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। लेकिन बच्चों सभी अभी बैठे रहो, बैठे रहें सभी।